Hello my dear students. So in previous lecture we had seen about the law of Galileo, idea of the Galileo. और उससे पहले हमने क्या देखा था? हमने उससे पहले देखा था एरिस्टोटल. कैसे एरिस्टोटल ने एक रॉन्ग आइडिया देकर उसको फिर हमने बहुत सालों तक चलाया था. रिवाइज कर लेते हैं. लेट्स रिवाइज. एरिस्टोटल ने क्या बोला था? एरिस्टोटल ने ये बोला था कि इफ़ यू want a continuous motion you need to apply frequently force. अगर आपको कंटिन्यू मोशन चाहिए तो बार बार फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम सब ने क्या माना था? सही माना था, काफ़ी सालों तक सही माना था. उसके बाद गैलीलियो आया और गैलीलियो ने क्या बोला था? फिर गैलीलियो ने उसी लॉ को थोड़ा मॉडिफाइड किया. मॉडिफाइड करने के बाद गैलीलियो ने क्या बोला? उसने बोला कि हमें पहले नेचुरल फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा. नेचुरल फोर्सेस क्या होते हैं? फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स. ये सारे नेचुरल फोर्सेस है जो हम जनरेट नहीं करते. फ्रिक्शन ऑटोमेटिक जनरेट होता है. तो उसने ये बोला था कि हमें ये सारे फोर्सेस को पहले कंसीडर करना पड़ेगा और कंसीडर करने के बाद उसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. जैसे कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फ्रिक्शन को पहले नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने से क्या मिलेगा? ये हम सब रिवाइज कर रहे हैं ना. तो गैलीलियो ने बोला कि अगर आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो आपको कांस्टेंट मोशन के लिए बार बार फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट रिक्वायर्ड अ फ्रिक्वेंटली अप्लाइड फोर्स टू गिव अ कंटिन्यूस मोशन, है ना. जैसे कि मान लो कि आप साइकिल लेके जा रहे हो लेकिन रोड पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, टोटली जीरो फ्रिक्शन वाली सरफेस है. एक बार पेडल मारो, वही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूस मोशन करेगा. दैट मीन्स फॉर अ कंटिन्यू मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो वर्ड यूज कर रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो हमारा अप्लाइड फोर्स कितना होगा? जीरो. चलो अब मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. कौन से केस में फोर्स अप्लाई होता है ये कल मैंने 4-5 बार बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी का यूज होगा. when your velocity is continuously increasing or when your velocity is continuously decreasing, मतलब कि फोर्स लग रहा है. the total force is present and when your object is having constant velocity or zero velocity means steady state और constant velocity दोनों सेम चीजें हैं और इन दोनों में टोटल फोर्स जीरो है. नो फोर्स इज एक्टिंग इन स्टेडी स्टेट और कांस्टेंट वेलोसिटी स्टेट. ठीक है. तो यहां तक हमने देखा था. इन एडिशन हमने यहां पे इनर्शिया के बारे में बताया था. ये रहा यहां पे इनर्शिया. मैंने इनर्शिया के बारे में बताया था कि इनर्शिया क्या है. इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है. भाई कौन सी प्रॉपर्टी? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया. मतलब ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो उसको स्टेडी ही रहना है और अगर कांस्टेंट मोशन में है तो उसको कांस्टेंट मोशन में ही रहना है. ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया. और इनर्शिया किसके प्रोपोर्शन पे है? इनर्शिया है हमारे मास के प्रोपोर्शन में. मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा. रेडी? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल फिर से दे रहा हूं. चलो एक नया एग्जाम्पल देता हूं. मान लो कि आपके सामने फुटबॉल है. फुटबॉल का मास कम है. उसका मास कम है तो उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी भी कम होगी. मतलब फुटबॉल की इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है? पोजीशन चेंज करने की वाली वो प्रॉपर्टी. अब फुटबॉल को थोड़ा सा किक लगाओगे तो भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, रेजिस्ट टू चेंज, ये वाली प्रॉपर्टी उसमें बहुत कम है क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, क्योंकि उसका मास कम है. तुरंत वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. लेकिन वो फुटबॉल के साइज का ही अगर स्टोन है, अगर फुटबॉल के साइज का ही स्टोन है, हैवी वाला स्टोन, मारो किक, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. रेडी? चलो ये हो गया इनर्शिया. और इनर्शिया के ही बेस पे ये वाली जो प्रॉपर्टी ना, रेजिस्ट टू चेंज द पोजीशन, उसी के बेस पे अब आएगा हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. चलो पे अटेंशन.
गैलीलियो's सिंपल बट रेवोल्यूशनरी आइडियाज dethroned एरिस्टोटल्स मैकेनिक्स। मतलब गैलीलियो ने जो सिंपल चीजें बताई उसने एरिस्टोटल के सारे मैकेनिक्स को तोड़ दिया। अ न्यू मैकेनिक्स हैड टू बी डेवलप, अब हमें नया फिजिक्स डेवलप करना पड़ेगा। दिस टास्क वॉज अकम्प्लिश्ड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड बाय आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने बेसिकली क्या किया, गैलीलियो ने जो एक सिंपल सा लॉ दिया था कि भाई फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करो, न्यूटन ने अकेले ने उस पर बहुत रिसर्च की और उसने अकेले ने वो आइडिया को आगे फर्दर एस्टेब्लिश किया। न्यूटन built on Galileo's idea and laid the foundation of mechanics in terms of 3 laws of motion that go by his name। तो गैलीलियो ने जो ये बात बोली थी, न्यूटन ने उसी को नया एक क्या बोलते कि एडवांस वर्जन दिया। ठीक है, सो एडवांस वर्जन देने के बाद उसने उसी लॉ को मॉडिफाइड किया और उसने 3 लॉ दिए जो उसी के नाम पे है। एंड पूरा फिजिक्स ये 3 लॉ पे ही डिपेंडेंट है। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने इनर्शिया वाला लॉ जो हमने पढ़ा है अभी, was his starting point which he formulated as the first law of motion। So Newton's first law of motion, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया के बारे में ही बताता है। एंड वन मोर थिंग जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज टेल्स अस अबाउट द फोर्स, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इनर्शिया के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। चलो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि फोर्स की वैल्यू कौन से लॉ ने बताई थी, विच लॉ टेल्स अस अबाउट द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो उसमें हो जाएगा सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ने सिर्फ फोर्स के बारे में बताया था, वो फोर्स की वैल्यू सेकेंड लॉ ने बताई थी, वो मैं अभी से आपको बता दिया। चलो, तो फर्स्ट लॉ क्या है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हर बॉडी अपनी रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जो स्टेट है वो स्टेट को कंटिन्यू करता ही रहेगा इन स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब टोटल फोर्स कितना है, 0। टोटल फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी, और फोर्स 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इंप्लाई 0 एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है मतलब या तो वो रेस्ट में है या तो कांस्टेंट मोशन में है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन देयरफॉर बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज, चलो ये भी फर्स्ट लॉ है लेकिन सिंपल फॉर्म में, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक्सेलरेशन तब भी 0 होगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज भी नहीं करेगा। Two kind of situation are encountered in the application of this law in practice. In some examples, we know that the net external force on the object is 0, है ना। कुछ examples ऐसे होते हैं जिसमें total force 0 है। In that case, we can conclude that acceleration भी 0 है, force 0 तो acceleration 0। For example, a spaceship, कौन सी spaceship जो एकदम स्पेस में है, वैक्यूम में,
spaceship out in the interstellar space far from all other objects and with all its rockets turned off. ठीक है, स्पेस में रॉकेट का इंजन बंद है और फिर भी वो स्पेसशिप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती ही जा रही है. अब रॉकेट का इंजन ऑफ है, मतलब कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. इट्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. अब कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो. एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मस्ट बी जीरो, है ना, एक्सेलरेशन नहीं है. इफ इट इज इन मोशन इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मोशन कर रहा है. More often, however, we do not know all the forces to begin with. In that case, if we know that an object is unaccelerated, that is, it is either rest or either in linear motion. Ready? Uniform linear motion, मतलब constant velocity. We can infer from the first law that the net external force on the object must be zero. मतलब कि मान लो हम ये बोल रहे कि हमारा ऑब्जेक्ट स्टेडी पोजीशन में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में है. मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. अब ये दोनों केस में फोर्स नहीं है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी. या तो सच में उस पर कोई फोर्स नहीं है या फिर जितने फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का टोटल कितना हो रहा है, जीरो. जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का टोटल कितना हो रहा है, जीरो. ये याद रखना. नो फोर्स मतलब या तो सच में फोर्स नहीं है या तो जितने लग रहे हैं उन सबका टोटल एडिशन जीरो है. ग्रेविटी इज एवरीवेयर. फॉर टेरेस्ट्रियल फिनोमिना इन पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ. ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन जनरली एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग क्या होता है, दूध में चम्मच डाल के हिलाओ तो दूध के लाइफ टाइम तक गोल गोल नहीं घूमते रहेगा, थोड़े टाइम के बाद वो भी स्टॉप हो जाता है. तो लिक्विड्स में भी एक फ्रिक्शन लगता है, वो फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स बोलते हैं. इफ देन ऑन अर्थ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इट इज नॉट बिकॉज देर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट बिकॉज द वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसल्ड आउट, दैट इज एड अप टू जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स. मान लो कि आपके रूम में कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो टेबल है अभी, और वो टेबल अभी रेस्ट पोजीशन में है. रेस्ट पोजीशन मतलब फोर्स जीरो. टेबल को अच्छे से देखो, रूम में टेबल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो तो भाई वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, मतलब उस पर टोटल फोर्स कितना लगता है, जीरो. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, उस पर ग्रेविटी तो लग ही रही है, बट ग्रेविटी के साथ एक और फोर्स ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से ग्रेविटी और वो दूसरा फोर्स, उन दोनों फोर्स का टोटल एडिशन जीरो हो रहा है, जो ये लास्ट सेंटेंस में लिखा है. कैसे, लेट्स सी. कंसीडर अ बुक एट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फिगर 5.2a. ये रही फिगर 5.2a, ये टेबल और उस पर ये बुक है. तो ये बुक पे एक तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट फोर्स भी बोलते हैं. और वो वेट फोर्स कहाँ लगता है, एग्जैक्टली नीचे, यहाँ पे बुक से नीचे की डायरेक्शन में. चलो, तो फोर्स तो लग रहा है भाई, हमने तो ये बोला कि फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा. तो यहाँ पे दूसरा भी एक फोर्स होगा. वो दूसरा फोर्स ये पहले वाले फोर्स की वैल्यू जीरो कर देगा. तो जीरो कब होगी, जब दूसरा फोर्स एग्जैक्टली ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जितना वैल्यू में एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए और डायरेक्शन में ऑपोजिट. मतलब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट फोर्स नीचे लग रहा है तो दूसरा फोर्स कहाँ लगना चाहिए, एग्जैक्टली उतना ही ऊपर की डायरेक्शन में. और वो जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं आर, रिएक्शन फोर्स. और वो फोर्स कौन लगाता है, टेबल लगाता है बुक पे. डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. देखो, इट इज सब्जेक्ट टू टू एक्सटर्नल फोर्सेस. इसमें दो टाइप के एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं. एक द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है वेट,
जो कि नीचे लग रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड द अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल द नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक, बुक पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, टेबल, और वो है हमारा नॉर्मल फोर्स आर, जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ये आर जो है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन मेंशन्ड अबव, मतलब नीचे जो W लग रहा था सेम उतना ही R लग रहा था, तो W और R यहाँ पे लिखा है दोनों सेम हो गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल उनका इफेक्ट क्या हो गया, 0। ये ऐसी ही बात होगी कि पेन है, रोप, रोप में एक बंदा राइट में खींच रहा है, एक बंदा लेफ्ट में खींच रहा है, टोटल फोर्स हो गया 0। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन मेंशन्ड अबव। The forces are not quite known fully but the state of motion is known। मतलब अगर हमारे पास स्टेट पता है, कोई ऐसा बोल दे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, उसकी स्टेट कौन सी, रेस्ट पोजीशन, तो उसके ऊपर से हमको फोर्स का आइडिया लग सकता है, बाकी हमें फोर्स का आइडिया नहीं लग सकता। We observe the book to be at rest, therefore we conclude from the first law that magnitude of R equals to that of W। R की वैल्यू A के जितनी ही है, और उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, सिंस W इज इक्वल टू R, W और R सेम है, फोर्सेस कैंसिल हो रही है, और इसीलिए बुक जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। दिस इज द इनकरेक्ट। W इज इक्वल टू R है और इस वजह से बुक रेस्ट पोजीशन में, ये गलत है। द रियल स्टेटमेंट इज दैट कि बुक रेस्ट है, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू द रेस्ट, बुक रेस्ट पोजीशन में, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स टोटल 0 हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। दिस इंप्लाइज दैट नॉर्मल फोर्स R जो कि ऊपर लगता है मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट फोर्स W जो कि नीचे लग रही है। एक और एग्जांपल है, कंसीडर द मोशन ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। कार रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लिखा यहाँ पे पिकिंग अप द स्पीड, और थोड़ी देर के बाद वो हाईवे पे पहुंच के स्ट्रेट रोड पे आके यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0, तो भाई इस पे फोर्स 0 कैसे हो गया। सो व्हेन द कार इज स्टेशनरी देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन इट, वो तो समझ में आ गया, बिल्कुल इसके जैसा। पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो टोटल फोर्स 0 कैसे हुआ। ड्यूरिंग द पिकअप इट एक्सेलरेट्स, दिस मस्ट हैपन ड्यू टू अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मतलब जब स्पीड बढ़ रही थी ना, पिकअप ले रही थी, तब तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही ये हुआ था। ये कौन सा था एक्सटर्नल फोर्स, नोट इट हैज टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स। द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर बाय एनी इंटरनल फोर्स। दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग बट इट इज अ ट्रू, है ना। द ओनली कन्वीनेबल एक्सटर्नल फोर्स अलॉन्ग द रोड इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्सेलरेट द कार एज अ होल। भाई फ्रिक्शन ने एक्सेलरेशन कैसे किया, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे सेक्शन 5.9 में। अभी हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो एक्सेलरेशन वाला केस नहीं है, अभी हमारा प्रॉब्लम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है। चलो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ inertia contained in the first law is evident in many situations। Suppose we are standing in a stationary bus। ready, हम अभी स्टेशनरी बस पे है। चलो ये कार का इसमें दिया है नहीं दिया मैं अभी बता दूं कि भाई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही थी तो टोटल फोर्स 0 कैसे हो गया। तो इंजन जितना कार पे फोर्स लगा रहा है, इंजन जितना फोर्स कार पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा है, तो टोटल फोर्स 0। तो ये केस में कार कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलो
एक और एग्जांपल है, सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस, हम बस में खड़े हैं एंड द ड्राइवर स्टार्ट्स। चलो यहाँ पे ये भी एग्जांपल दिया कि भाई एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसका बेसिक एग्जांपल दिया है। मान लो कि आप बस में खड़े हो और ड्राइवर जस्ट बस को स्टार्ट कर रहा है, तो हम पीछे की जगह, पीछे बैकवर्ड में हमें जर्क लगेगा। सीधी सी बात है, आप बस में खड़े हो और बस अचानक से स्टार्ट होगी तो पीछे की डायरेक्शन में जर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे फीट और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है। अब इमेजिन करो कि आपके फीट और बस का फ्लोर है, वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं होता, तो बस अगर स्टार्ट होती ना, आप वहीं पे खड़े रहते और आपके पैरों तले से बस आगे चली जाती और बस का पीछे वाला पार्ट आपसे टकराता धड़ाम, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वी वुड रिमेन वेयर वी वेर, while the floor of the bus would simply slip forward under our feet and the back of the bus would hit us. बट ऐसा नहीं होता क्योंकि पैर ने ग्राउंड फ्लोर को पकड़ के रखा है फ्रिक्शन की वजह से। However, fortunately there is some friction between feet and floor. If the start is not too sudden, that is if the acceleration is moderate, मान लो धीरे धीरे बस चलती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इनफ टू एक्सेलरेट अवर फीट अलोंग द बस। अगर धीरे धीरे एक्सेलरेशन होता है ना, तो हमारे पैर का जो फ्रिक्शन है ना, वो एक्सेलरेशन को हैंडल कर पाएगा। बट हमारा बॉडी पूरा रिजिड नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इट इज डिफॉर्मेबल विच अलाउज सम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्ट। वॉट इट मीन्स इज दैट while our feet go with the bus, पैर बस के साथ जा रहे हैं तो पूरी जो बॉडी है ऊपर वाली वो रेस्ट रहेगी। क्यों? इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई मैं पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, तो ऊपर वाली बॉडी क्या बोलती है नीचे वाले पार्ट को, पैर को, कि भाई तू फ्रिक्शन की वजह से कनेक्टेड, तू जा, मेरे में तो इनर्शिया है, मैं तो वहीं का वहीं रहूंगा। इसलिए ऊपर वाली बॉडी एज इट इज रहती है और नीचे वाली बॉडी आगे चली जाती है, तो हमें जर्क लगता है। As soon as that happened, however, the muscular forces on the rest of the body come into play to move the body along with the bus. फिर मसल क्या बोलते हैं, भाई ऐसा नहीं चलता, सबको एक साथ ही चलना पड़ता है, पैरों को और सर को साथ में ही रहना पड़ेगा, चलो भाई साथ में। तो फिर वो मसल वापस वो बॉडी को ले जाते हैं। A similar thing happens when the bus suddenly stops. Our feet stop due to the friction which does not allow relative motion. अगर फ्रिक्शन नहीं होता और बस वाला ब्रेक मारता तो वापिस बस पैर के नीचे से सरक जाती और तुम आगे टकरा जाते, ठीक है। बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया, वी आर थ्रोन फॉरवर्ड। द रिस्टोरिंग मस्कुलर फोर्सेस अगेन कम इनटू प्ले एंड ब्रिंग बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। फिर से मैं बताता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप रेस्ट में हो तो लाइफ टाइम रेस्ट में ही रहोगे, और अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो लाइफ टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मोशन करते रहोगे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो। एग्जांपल 5.1, एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड out of his small spaceship accelerating in interstellar space at the constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एस्ट्रोनॉट अचानक उसकी स्पेसशिप से बाहर चला गया। नो डाउट स्पेसशिप एक्सेलरेटेड मोशन वाली ही थी, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाली, लेकिन वो जब बाहर निकल गया ना तो बाहर कुछ नहीं था, बाहर तो स्पेस था, वैक्यूम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप? बाहर निकलने के तुरंत बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम। उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला कोई स्टार भी नहीं था। ये एक कंडीशन है, बाहर कुछ भी नहीं, सिर्फ वैक्यूम है। सिंस देयर आर नो नियर बाय स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम, कोई स्टार है ही नहीं जो उस पर फोर्स लगा रहा हो, and the small spaceship exerts negligible gravitational acceleration on the him, जो स्पेसशिप है ना वो भी बहुत ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट
वंस ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप इज जीरो, मतलब उस पर फोर्स लगाने वाला कोई है ही नहीं. बाय द लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो. जब कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. तो ये एस्ट्रोनॉट पे टोटल एक्सेलरेशन जैसे ही वो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, जीरो. तो आज के लेक्चर में यहीं पे रखा है. लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, पढ़ते रहना. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, you can ask me in the message section. Thank you very much, student.